सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक मंस्टैक प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने इससे पहले की 2 वीडियो बैक एंड और फ्रंट एंड के ऊपर बनाई है, जो कि एक प्रोजेक्ट था पासवर्ड मैनेजर, जो कि मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो यार अब बात करते हैं कि इसके डिप्लॉयमेंट के बारे में, कि आखिर इस प्रोजेक्ट को कैसे होस्ट कर सकते हैं किसी को भी दिखाने के लिए। तो यार अगर आप कहीं न कहीं बिगिनर हो तो यार आपके मन में ये डाउट ज़रूर रहता है कि यार अपने प्रोजेक्ट को मैं होस्ट करूँगा तो मेरे पैसे लगेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एकदम फ्री में समझने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। चाहे वो बैकएंड हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, कैसे एपीआई को गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस सिंगल वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो यार अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस यही आपका काम है कि चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के और समझते हैं कि कैसे वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। यार अब स्टार्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करना। लेकिन वेबसाइट को होस्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप केवल मंस्टैक प्रोजेक्ट को ही होस्ट नहीं कर सकते, आप अपनी एचटीएमएल सीएसएस की बेसिक फाइल को भी होस्ट कर सकते हो कुछ इस तरीकों से, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है? तो बस वीडियो को एंड तक देखना और बस अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बैकएंड को होस्ट करने वाले हैं। तो बैकएंड को होस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यार अपने बैकएंड वाले पोर्शन को गिटहब पे लाना होगा, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि गिटहब होता क्या है। तो आपको अपने बैकएंड के पोर्शन को गिटहब पे लाना होगा। गिटहब पे लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कोड के अंदर, ये जो आपका बैकएंड का कोड है ना, मैं दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, अपने कोड के अंदर कुछ इस तरीके से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखनी है कि जब आप गिटहब पे लेके आओ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ठीक है? क्योंकि यार देखो, अब हम रेंडर पे बैकएंड को होस्ट करने वाले हैं, तो अगर आप कभी भी रेंडर पे बैकएंड को होस्ट करोगे ना, तो आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी गिटहब के थ्रू इस्तेमाल होंगी, गिटहब से इस्तेमाल होंगी। तो आपको यार अपने कोड को सबसे पहले गिटहब पे लेके आना है, आपके लिए सबसे मेन यही है। फिर गिटहब पे लेके आने के बाद आपको क्या करना है, render.com लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेंडर, ठीक है? render.com लिखता हूँ। render.com लिखने के बाद आपको लिखना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। अब अगर आप ऐसे क्लिक करते हो तो आपको नया अकाउंट होगा, तो आपको गिटहब के थ्रू उसको लॉगिन करना है। किसी और के थ्रू उसको लॉगिन नहीं करना है, केवल गिटहब के थ्रू। जब आप गिटहब के थ्रू लॉगिन करोगे तो आपके पास एक पैनल आएगा। अभी तो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट है और ऑलरेडी मेरी बहुत सारी सर्विसेज लाइव चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है? लेकिन अगर आपका एकदम नया अकाउंट है और आपने अभी तक कोई सर्विस का इस्तेमाल नहीं करा है रेंडर की, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक काम करना है कि यहाँ पर एक, जब आप गिटहब पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास एक गिटहब का लॉगिन पेज आएगा, ठीक है? वहाँ पर आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आने के बाद उसको सिंपली लॉगिन कर लेना है। इससे होगा क्या कि जब आप कंप्लीटली लॉगिन कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरीका का पैनल आएगा एक, ठीक है? या फिर नहीं आएगा तो आपके पास ये न्यू बटन ज़रूर आएगा, ध्यान रखना। तो अब जब आप गिटहब के थ्रू लॉगिन कर लोगे ना, तो गिटहब के थ्रू लॉगिन करने से क्या होगा, इसके पास आपकी जितनी भी रेपॉज़िटरीज़ हैं सबका एक्सेस आ जाएगा। तो मेरे पास देखो, अगर मैं वेब सर्विस कोई होस्ट करना चाहता हूँ बैकएंड के लिए, तो मैं यहाँ पर वेब सर्विस पे क्लिक करूँगा, ठीक है? वेब सर्विस पे क्लिक करने के बाद मैं उस रेपॉज़िटरी को स्टार्ट करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर उस रेपॉज़िटरी को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैं लाइव करना चाहता हूँ। तो पासवर्ड मैनेजर बैकएंड के नाम से मेरी एक रेपॉज़िटरी है यहाँ पर। मैं कनेक्ट पे क्लिक करूँगा और इस रेपॉज़िटरी के अंदर क्या है, मैं बैकएंड है जिसको मैं लाइव करना चाहता हूँ। तो मैं अपने सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकएंड का नेम देना है। फिर उसके बाद अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जो कि नोड है, ऑटोमैटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया है। मेरी ब्रांच कौन-सी है, मेरी मेन ब्रांच है, आपको ये ध्यान रखना आपकी ब्रांच कौन-सी है, ठीक है? फिर आपको अपनी रूट डायरेक्टरी लिखना है, ये ऑप्शनल है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई रूट डायरेक्टरी है तो उसको लिखो यहाँ पर, नहीं है तो मत लिखो। अब बिल्ड कमांड क्या है यहाँ पर, बिल्ड कमांड बेसिकली देखो क्या होती है, जब हम नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे पास अगर npm है, आपका नोड पैकेज मैनेजर है बैकएंड के अंदर, तो आपको लिखना है npm इंस्टॉल। अगर कुछ और है तो वो कमांड लिखनी है, बिल्ड कमांड होती है हमारे पास। एक होती है स्टार्ट कमांड, जो कि हमारे सर्वर को स्टार्ट करने में मदद करती है। अब यार आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक स्टार्ट कमांड ज़रूर ऐड करनी है अपनी पैकेट.जेसन के अंदर। देखो ये जो स्टार्ट कमांड है ना, स्क्रिप्ट के अंदर आपको स्टार्ट टैग लिखना है और फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको अपना कमांड लिखना है, वो वाला कमांड जिसके थ्रू आप सर्वर स्टार्ट करते हो। तो मैं लिखता हूँ nodemon app.js, जिसके थ्रू मैं अपना सर्वर स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्या है, मेरी एक स्टार्ट कमांड है, ठीक है? तो यही सिंपली कमांड आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर देखो npm स्टार्ट लिखने वाला हूँ, क्योंकि वही मेरी क्या एक स्टार्ट कमांड है, ठीक है? अब यहाँ पर मैंने लिख दिया npm स्टार्ट। npm स्टार्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पर फ्री सर्विस का इस्तेमाल करूँगा, ना कि कोई पैसे देने हैं मेरे को, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने हैं। सबसे पहला मेरा जो वेरिएबल है एनवायरमेंटल वेरिएबल मोंगो यूआरएल है,
तो आपको क्या करना है, अपने बैकएंड में आना है, .env पे आना है और वहाँ से अपने यूआरएल्स वगैरह ले लेने हैं, ठीक है? और बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखना है इनको, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें मोंगो यूआरएल वगैरह हमसे ही क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि यार हम जब भी डॉट इग्नोर फाइल का इस्तेमाल करके बैकएंड अपलोड करते हैं तो डॉट env जो है सिक्योर करके रखता है हमारी मेन चीज़ों को, तो पता ही होगा आपको, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली इस यूआरएल को यहाँ पास कर देंगे, ठीक है? पोर्ट नंबर हम यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे, जो कि हमें ऐड करना है, यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर लिखूँगा यहाँ पर, और पोर्ट नंबर को सिंपली यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं 8000 लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, 8000। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, बस क्या करना है, डिप्लॉय कर देना है वेब सर्विस को। इतना हो गया। अब आपकी वेब सर्विस जब स्टार्ट होगी तो आपके सबसे पहले कमांड होगी बिल्ड कमांड, जो कि रन होगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो सबसे पहले हमारी बिल्ड कमांड रन होगी, npm इंस्टॉल करेगा वो, ताकि हमारे जितने भी पैकेजेस हैं उन सबको इंस्टॉल कर सके। फिर उसके बाद हमारी मेन कमांड रन होगी, जो कि हमारा सर्वर स्टार्ट करेगी। तो यार देखो अभी हमारे यहाँ पर डिप्लॉय हो रहा है चीज़ें, बिल्कुल उसी टर्मिनल की तरह जैसा कि हमारे पास वीएस कोड के अंदर टर्मिनल होता है। तो देखो डिप्लॉय हो रहा है, बिल्ड यहाँ पर सक्सेसफुली बन चुकी है। अब ये चीज़ क्या डिप्लॉय कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट कमांड को रन करके डिप्लॉय कर रहा है चीज़ों को। तो हमें एक यूआरएल मिलेगा, उस यूआरएल को हम इस्तेमाल करेंगे फ्रंट एंड के अंदर बेस यूआरएल की फॉर्म में, इतना ध्यान रखना है। जो हमें यूआरएल मिलेगा ना, उस यूआरएल को हमें इस्तेमाल करना है फ्रंट एंड के अंदर बेस यूआरएल की फॉर्म में, ठीक है? और उसी यूआरएल के थ्रू हम क्या करेंगे, लॉगिन साइन अप वगैरह करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर पासवर्ड मैनेजर को अपलोड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बैकएंड को हैंडल कर रहा हूँ, बैकएंड अपलोड कर रहा हूँ, और कहना यही चाहूँगा कि अगर यहाँ तक वीडियोज़ देख ली हैं तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखो यहाँ पर डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है, सर्वर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? सर्वर हमारा लाइव है। तो सर्वर हमारा लाइव हो चुका है, तो सिंपली ये हमारा बेस यूआरएल है, ठीक है? इस पे क्लिक करो, इस बेस यूआरएल को कॉपी कर लो। अब ये जो हमारा बेस यूआरएल है, अपने बैकएंड के अंदर आओ, बैकएंड मतलब अपने फ्रंट एंड के अंदर आओ, बैकएंड के अंदर नहीं। अब हमें क्या करना है, सारी फाइल्स को क्लोज़ कर लो, वीएस कोड के अंदर आओ, और जहाँ पर भी आपका फ्रंट एंड है ना, पहले चेक कर लो कि आपके यूआरएल सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैंने एक कांस्टेंट डॉट जेएस बना रखी है, जहाँ पर मैंने अपना बेस यूआरएल पास कर रखा है। तो मैं अपना सिंपली बेस यूआरएल यहाँ पर क्या है, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है? मैंने ऑलरेडी पहले कोई दूसरा बेस यूआरएल रख रखा था, ठीक है? मैंने यहाँ पर क्या है, बेस यूआरएल अपना पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा, अपना एक बार npm रन डेव दोबारा कर लूँगा फ्रंट एंड को, ठीक है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली npm रन डेव करूँगा। मैं लिखूँगा npm, ठीक, और लिखूँगा रन डेव। मैंने यहाँ पर npm रन डेव लिख दिया है, तो इससे क्या होगा, मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा फ्रंट एंड का। तो अब एक बार लोकल होस्ट करके देख लेते हैं चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, ठीक है? तो अभी देखो हमारा यहाँ पर सारा डेटा आ चुका है, देख रहे हो? सारा डेटा फैच होके आ चुका है। कैसे? देखो, ये मैंने बेस यूआरएल दिया, सबसे पहले मैंने अपनी बैकएंड की सर्विस को लाइव कर लिया, और मैंने ना अपने जितनी भी एपीआई हैं सबके अंदर एक की पास कर रखी है बेस यूआरएल के नाम से। अगर दिखाना चाहूँ तो देखो, मैंने कुछ इस तरीके से डॉलर बेस यूआरएल लिख के बेस यूआरएल पास कर रखा है और उसको एक्सपोर्ट करा रखा है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं किसी एक जगह पर चेंज करूँगा, तो क्या होगा, वो सारी जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यूआरएल सेट करा सकते हो। अगर आप एकदम नए हो ना, तो आपके सामने एक कोड्स का एरर ज़रूर आया होगा। तो ध्यान रखना कि आपने अगर बैकएंड बनाया है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ऐप.जेएस के अंदर आपको क्या करना है, अपना ऐप.यूज़ कोड्स ज़रूर लिखना है। क्या लिखना है? कोड्स। अगर इतना लिख दोगे ना, तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप चाहते हो, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, तो आप सारी यूआरएल्स को अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक यूआरएल को बताना चाहते हो बैकएंड को कि हाँ, मुझे केवल इस यूआरएल को इस्तेमाल करना है, तो आप इस कोर्स के अंदर, ये जो कोर्स है ना, कोर्स के बारे में पढ़ना है यार जाके, ठीक है ना? अगर नहीं पता है, आपको क्या करना है, इस कोर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट नहीं तो आपको क्या है, हाँ, एक ऑब्जेक्ट पास करो, इसमें लिखो ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर एक एरे बनाओ और उस एरे के अंदर अपना यूआरएल पास कर दो, जो कि आप फ्रंट एंड में इस्तेमाल कर रहे हो बेस यूआरएल की फॉर्म में, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका कोर्स एरर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करोगे, कुछ इस तरीके से अपना बेस यूआरएल पास कर दोगे, तो आपके जितने भी कोर्स एरर की प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएगी। और आप चाहते हो कि मैं लोकली भी अपना जब भी कोई डेवलपमेंट करूँ और लोकली अपने बेस यूआरएल को इस्तेमाल कर सकूँ, तो वो भी आप कॉमा लगा के पास कर सकते हो इसके अंदर। तो पढ़ो इस चीज़ के बारे में कि कोर्स एरर क्या होता है, और अगर नहीं पता है तो मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अगर कोड से एरर मिल रहा है, तो अभी आप फ़िलहाल के लिए इतना इस्तेमाल कर लो कि ऐप.यूज़ कोड्स लिखो, ठीक है? तो आपका क्या होगा, दोनों काम अच्छे से हो जाएँगे। तो अब देखो, कोड से एरर आपको कहाँ डिटेक्ट होगा, कोड से एरर आपको कंसोल में डिटेक्ट होगा। यही एक एरर होता है जो बहुत ज़्यादा बिगिनर्स को परेशान करता है, ठीक है? तो कंसोल के अंदर आपको मिल जाएगा अगर आपके पास एरर होगा। तो देखो, मेरी तो सारी यूआरएल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मैं लॉग आउट करना चाहूँ, लॉग आउट हो रहा हूँ, ठीक है?
लॉगिन करना चाहता हूँ, मैं लॉगिन देखता हूँ कि मेरा लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो फ्रंट एंड मेरा सच्ची अच्छी तरीके से लॉगिन भी हो रहा है, यहाँ पर डेटा भी आ रहा है मेरे पास, ठीक है? और ये सब कहाँ से आ रहा है? मेरी उस एपीआई से आ रहा है जो मैंने अभी रेंडर लाइव होस्ट कर दिया है, ठीक है? तो देखो ये जो मैंने एपीआई लाइव होस्ट कर दिया है, देखो यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ भी मिल रही हैं, आईडी वगैरह ट्रू फॉल्स जो कि मैंने पहले ही बैकएंड में रन करा रखे होंगे। अब देखते हैं कि फ्रंट एंड को कैसे हैंडल करेंगे। देखो फ्रंट एंड को हैंडल करने के लिए ना हम फायरबेस का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखो फायरबेस पे क्या करना है आपको, सिंपली अगर आपके पास फायरबेस के बारे में नहीं पता है तो देखो सिंपली लिखो फायरबेस। फायरबेस एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, नेटलिफाई, वर्सल, फायरबेस। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि केवल रेंडर और फायरबेस ही हैं जहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो चीज़ों को। लेकिन मुझे इनके बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज है तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि आप इनके थ्रू भी अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। तो मैं लिखूँगा क्या, फायरबेस लिखूँगा, ठीक है? firebase.google.com लिखूँगा मैं। तो ये मेरा ऑन हो गया है। अब आपको ऑटोमैटिकली ये डिटेक्ट कर लेगा अकाउंट को। देखो इसने मेरा अकाउंट ऑटोमैटिकली डिटेक्ट कर लिया है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद अगर आप एकदम न्यू हो ना तो आपके पास सबसे पहले आएगा एक नया प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? तो मैं इसका लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर सेव पासवर्ड के नाम से मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, सेव, और मैं लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है? सेव पासवर्ड के नाम से मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू लिखना है एक बार, फिर बाय डिफ़ॉल्ट एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है फायरबेस का, ठीक है? और क्रिएट करना है। अभी यहाँ पर ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, इस चीज़ को होने देते हैं। अब ये चीज़ जब तक हो रही है तब तक के लिए आप देखो कि आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है? फायरबेस में कोड आपका अच्छे से वेल मेंटेन है कि नहीं है, ठीक है? अब आपको अच्छे से बताने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि फ्रंट एंड वाले फ़ोल्डर को अच्छे से दूसरे उसमें ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में। तो कोड माइनस आर करके अगर आप डॉट लिखोगे ना, कोड माइनस आर लिखोगे तो आपका ये दूसरे वीएस कोड में ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो इसको नहीं हो रहा है, ठीक है? कोड माइनस आर फ्रंट एंड लिखते हैं। एक ऐसे नहीं होगा, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, सीडी डॉट डॉट करके पीछे जाना होगा मुझे और लिखना होगा कोड माइनस आर फ्रंट एंड, ठीक है? तो अब ये हो सकता है कि दूसरे वीएस कोड में चला जाए, जहाँ तक मुझे कमांड याद थी। तो देखो ये दूसरे वीएस कोड में चला गया है, ठीक है? अब यहाँ पर टर्मिनल रन करके मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे-कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। तो देखो कंटिन्यू पे क्लिक करो, हमारा वो हो चुका है रेंडर, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको देखो एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर बिल्ड में आना है। बिल्ड में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली होस्टिंग पे आना है। होस्टिंग पे आने के बाद आपको देखो रिफ्रेश होगा ये पेज एकदम से आपका। होस्टिंग पे आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले आपको फायरबेस को इंस्टॉल करना होगा। अगर आपने कभी फायरबेस का इस्तेमाल नहीं करा है तो सिंपली देखो इस तरीके से ये कमांड जो बता रहा है उसको रन करो तो आपका फायरबेस यहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है? तो ये हमारा फायरबेस इंस्टॉल हो रहा है। फायरबेस इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करो। फायरबेस के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर अपना एकदम न्यू अकाउंट है तो आपको लॉगिन भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो ये अभी चल रहा है, इसको चलने देते हैं और मैं फिर लॉगिन करके बताता हूँ कि आप कैसे लॉगिन कर सकते हो आईडी पासवर्ड के थ्रू, ठीक है? तो अभी इसको होने देते हैं, थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा इसमें चीज़ें। तब तक के लिए जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, शेयर करो वीडियो को, ठीक है? और अगर कोई डाउट है तो डाउट क्लेरिफ़ाई करो कमेंट में आके। जितने भी डाउट हैं यार फ्रंट एंड, बैक एंड से रिलेटेड मुझसे पूछो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखो लॉगिन करते हैं फायरबेस लॉगिन लिख के, ठीक है? तो हमारा फायरबेस यहाँ पर लॉगिन होगा। तो ये भी टाइम लेगा थोड़ा-सा, नेटवर्क में भी स्लो चल रहा है। देखो ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉगिन है, किस नाम से? mohitsharma.com@gmail.com से। तो मुझे क्या करना है, लॉग आउट करना है अपने अकाउंट को, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग आउट कर रहा हूँ। तो इसके लिए कुछ कमांड होती हैं, अगर मैं यहाँ पर लॉग आउट लिखूँ तो मे बी शायद ये वर्क करे, मुझे जहाँ तक ध्यान है, ठीक है? तो फायरबेस लॉग आउट में लिखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इनिशियल फेज़ में लॉगिन कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने लॉग आउट कर लिया है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा फायरबेस लॉगिन, ठीक है? फायरबेस लॉगिन लिखूँगा, देखो मैं लिखूँगा फायरबेस लॉगिन, मैंने यहाँ पर फायरबेस लॉगिन लिख दिया है, चलेगा ये अभी वहाँ वर्क करेगा, ठीक है? तो ये वर्क कर रहा है, ठीक है? अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट सीएलएफ इम्यूलेटर सूट यूज़ एरर रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, यस, ठीक है, यस कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो लॉगिन यस करने के बाद सीधा मेरा अकाउंट आ गया है, जो भी आपने जहाँ पर भी फायरबेस आपका कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है? अलाउ कर देना है फायरबेस को। ठीक है, फायरबेस सीएलआई लॉगिन सक्सेसफुली हो सका है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है सीएलआई का मतलब, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पर हमारा फायरबेस सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, कुछ इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, फायरबेस जब लॉगिन हो जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपली अगली कमांड है फायरबेस इनिट, उसको रन कर लेना है, ठीक है? अब इस तरीके से आप यार कोई सी भी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हो, चाहे आपकी फ्रंट एंड में कोई सी वेबसाइट हो, बैक एंड हो कि नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी भी वेबसाइट को अगर होस्ट करना चाहते हैं ना तो इस तरीके से होस्ट कर सकते हो। अब ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर यू रेडी टू प्रोसीड? यस कर दो, ठीक है?
येस करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, डाउन एरो से क्लिक करना है और होस्टिंग को सिलेक्ट करना है। अब होस्टिंग सिलेक्ट कैसे होगी? एंटर क्लिक नहीं करना है, ब्लू कलर होने के बाद आपको स्पेस क्लिक करना है, फिर एंटर मारना है। अब एंटर करने के बाद आपके पास एक एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होगा, उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो यहाँ पर एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो अभी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है सेव पासवर्ड के नाम से, ठीक है? तो मैं एंटर करूँगा, सेव पासवर्ड के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। अब यहाँ पर देखो, अब ये पूछा है कि आपकी पब्लिक डायरेक्टरी क्या होगी? तो जनरली जो पब्लिक डायरेक्टरी होती है ना, उसका नाम होता है डिस्ट, DIST। अभी मैं बताऊँगा वो कैसे क्रिएट होगी। अभी फ़िलहाल के लिए क्या लिख दो, डिस्ट लिख दो, ठीक है? डिस्ट लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, अभी कह रहा है कि आप अपने वेबसाइट को एक पर्टिकुलर एक सिंगल पेज में रखना चाहते हो। सिंगल पेज का मतलब रिएक्ट के बारे में बात कर रहा है। index.html को सिंगल रखना चाहते हो तो आपको लिखना है यस, ठीक है? क्या आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना चाहते हो गिटहब के साथ में, सेटअप करना चाहते हो चीज़ों को? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? नो। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा ये चीज़ें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ करनी है आपको, क्या सिंपली रन करना है npm run build। एक कमांड रन करनी है npm run build, ठीक है? इस कमांड को रन करो सबसे पहले। ये कमांड होती है फ्रंट एंड पे आपका जो भी प्रोजेक्ट है ना, उसको एक पर्टिकुलर सोर्स में लाने के लिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एरर ड्यूरिंग बिल्ड। बेसिकली एरर मिल रहा है यहाँ पर कोई बिल्ड के दौरान पे, ठीक है? तो एक बार दोबारा से रन करते हैं npm run build को और देखते हैं कि हमें क्या एरर मिल रहा है, ठीक? तो ये एरर मे बी आपको कॉन्फ़िगर ना हो, ठीक है? आपको ये एरर ना मिले। अब देखो यहाँ पर बोला है इम्पोर्ट मूवमेंट फ्रॉम डी यूट्यूब वर्क पासवर्ड मैनेजर बिकॉज इट कैन ब्रेक योर एप्लीकेशन एट रन टाइम। दिस इज मोस्ट लाइकली अनयूटिलाइज्ड बिकॉज ओके। तो यार मैं समझ गया कि मुझे वो एरर क्यों मिल रहा था। बेसिकली मेरे नोड मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम थी, उसमें चीज़ें उसको डिटेक्ट नहीं हो रही थी, तो मैंने सिंपली npm इंस्टॉल करा, तो मेरा नोड मॉड्यूल मैंने दोबारा से री इंस्टॉल कर लिया है। अब एक बार दोबारा से चीज़ों को सर्च करते हैं। आपको लिखना है फायरबेस। फायरबेस की जगह पहले आपको क्या करना है, अपना बिल्ड बनाना है। तो आप पहले सबसे पहले बिल्ड बनाओ, npm रन बिल्ड। बिल्ड आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो npm रन बिल्ड मैंने लिखा, तो अभी ये मेरा बिल्ड बनना स्टार्ट हो चुका है। अभी मेरा एक बिल्ड बनेगा, डेस्ट नाम की एक फाइल बनेगी। बेसिकली देखो, जो पहले बिल्ड बनाया था उसकी एक फाइल क्रिएट होती। देखो मेरा बिल्ड बन चुका है। अब आपकी ये डिस्ट नाम का जो फोल्डर है ना, यही आपका अपलोड होगा आपके फायरबेस के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है? अब क्या करना है आपको, आपको लिखना है फायरबेस इनिट। npm रन बिल्ड करो सबसे पहले फायरबेस इनिट विनिट छोड़ो, सबसे पहले npm रन बिल्ड करो। चेक करो कि आपका बिल्ड अच्छे से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है? अब मेरा यहाँ पर बिल्ड बन चुका है। अब यहाँ पर ये बिल्ड ये जो है बन चुका है। अब यहाँ पर फायरबेस इनिट करो। फायरबेस इनिट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, देखो अभी आपका फायरबेस इनिट हो गया है, वाई पे क्लिक करना है, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, वही सिंपली मैंने बताया, होस्टिंग को सिलेक्ट करना है, स्पेस के थ्रू एंटर करना है और एंटर क्लिक कर लेना है, ठीक है? अब आपको यहाँ पर डिस्ट अपने फ़ोल्डर का नाम दे देना है, जो कि आपका ऑलरेडी बन चुका है। तो मैंने फ़ोल्डर का नाम दे दिया है। हाँ, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाओ, ठीक है? गिटहब के साथ मुझे कोई कॉम्बिनेशन नहीं करना है, ठीक है? गिटहब के साथ हमेशा नो कर देना है आपको। अभी बोला है फाइल के डिस्ट के अंदर ऑलरेडी index.html बनी हुई है, तो आप उसको ओवरराइट करना चाहते हो? तो नहीं, मैं उसको ओवरराइट करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पर ही हो गया है। अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको फायरबेस पे जाना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और एक फाइनल कमांड होगी आपके पास, फायरबेस डिप्लॉय। इस पे क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फायरबेस डिप्लॉय को पेस्ट कर दूँगा, तो अब हमारी वेबसाइट क्या है, डिप्लॉय होने स्टार्ट हो जाएगी। तो मिठाई-विठाई बाँटो यार, बधाई हो आपको कि आपकी वेबसाइट अब डिप्लॉय होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये 1-2 सेकंड लेगा, फायरबेस पे हमारी वेबसाइट डिप्लॉय हो जाएगी और फिर मैं दिखाऊँगा कि कैसे हम उसको लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका यूआरएल भी दूँगा आपको, लाइव चेक कर सकते हो, ठीक है, वेबसाइट को जाके। अब देखो ये वेबसाइट हमारी बन चुकी है, इसने हमें एक यूआरएल पास कर दिया है, ठीक है? सिंपली इस यूआरएल को पेस्ट करो और चेक करो। तो देखो हमारी वेबसाइट अब लाइव है। इनवैलिड टोकन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, पासवर्ड वगैरह डालता हूँ। तो लॉगिन हो रहा है, देखो हो चुका है लॉगिन, मेरे पासवर्ड भी आ चुके हैं। तो देखो तालियाँ हो, मुबारक हो, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही लाइव हो चुका है और ये एकदम बिगिनर फ्रेंडली वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर कोई भी कमी रह गई हो तो माफ़ करना उसके लिए, और अगर कुछ भी फीडबैक या कमेंट देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर करो, या फिर कोई भी अगर अपनी फाइल index.html भी अपलोड करना चाहते हो तो सिंपली ध्यान रखना कमांड को, npm run build। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? npm run start, npm start, npm install, यही कमांड के साथ सारा हमारा बैकएंड फ्रंट एंड खेलता रहता है, ठीक है? तो हमारा देखो फ्रंट एंड लाइव हो चुका है, ठीक है, फायरबेस पे, और बैकएंड लाइव हो चुका है हमारा। देखो ये देखो ट्रू फॉल्स की वैल्यूज मिल रही है मेरे को अपने बैकएंड के अंदर। तो दोनों चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो सॉकेट से रिलेटेड आने वाली है। पूरी मन स्टैक के बेस पे हम एक सॉकेट के बारे में समझने वाले हैं कि सॉकेट क्या होता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं।